सदिश का वियोजन। देखो वियोजन का मतलब ये होता है, अभी आप क्या करते थे, दो सदिशों का परिणामी निकालते थे। अब यहां समझो, क्लास 11th है, फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन। देखो सिंपल सा एक कहानी है इसका। जैसे कहा जाए, अभी आप जो पढ़े थे वो ये पढ़े परिणामी में कि एक वेक्टर इधर लगा हो और एक वेक्टर किसी और एंगल पे लगा हो ना जी, तो दोनों को हटा करके एक ऐसा लगाया जाए जिसका सम्मिलित प्रभाव वही है जो दोनों का मिल करके है। यही करते थे ना, इसे वेक्टर ए माने, इसे वेक्टर क्या माने, बी माने, फिर आर निकाले, क्या निकाले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कर लिए। ये क्या था, ये था दो या दो से अधिक सदिशों का परिणामी निकालना। मतलब दो या दो से अधिक सदिशों को हटा करके सिर्फ एक ऐसा सदिश लगाया जाए जिसका प्रभाव वही है जो दोनों सदिशों का क्या है, मिल करके है। यही था ना परिणामी, बोलो। परंतु सदिशों के वियोजन में कहानी उल्टी है। अब सदिश के वियोजन को ऐसे आप समझो कि जैसे मान लो एक पिंड है, कोई ऑब्जेक्ट है, और उसके ऊपर मैं इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो उस बल का प्रभाव, उस फोर्स का प्रभाव पूरे ऑब्जेक्ट पे होगा, पूरी बॉडी पर होगा। तो क्या एक हर जगह एक समान होगा कि अलग अलग होगा? नहीं समझे। मैं पहुंचूं किसी का बाल नोचूं, ये एक फोर्स हो गया, तो क्या उसके पूरे सर में हर जगह एक समान दर्द होता है कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम होता है? इसका मतलब क्या है कि उस बल का प्रभाव प्रत्येक जगह एक समान नहीं है, कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। अब समझ में आया कि नहीं आया? बात क्लियर है? अब जो उस बल का प्रभाव है हर जगह कितना होगा, हर डिग्री पर कितना होगा। डिग्री मतलब जैसे मान लो 10 न्यूटन का मैं यहाँ फोर्स लगा दिया। अब देखना, मैं कहूँ कि इस बल से 10 डिग्री पर कितना होगा इसका प्रभाव, ऐसे मान लो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, समझ रहे हैं ना? इस बल का प्रभाव प्रत्येक जगह एक जैसा होगा कि अलग अलग? अलग अलग होगा। तो इस बल का प्रभाव 10 डिग्री पर कितना है, 20 डिग्री पर कितना है, 30 डिग्री पर कितना है। जब ये आप निकालना चालू करो तो उसी को क्या कहा जाता है, सदिशों का वियोजन। अब समझ में आया? बात समझा कि नहीं? क्या होता है सदिशों का वियोजन? परिभाषा तो अभी मैं बता दे रहा हूँ। किसी भी सदिश का दो या दो से अधिक भागों में, किसी भी सदिश को दो या दो से अधिक भागों में इस प्रकार तोड़ा जाए कि प्रत्येक भाग का सम्मिलित प्रभाव वही हो जो कि अकेले इस सदिश का है, तो ऐसी क्रिया को ही क्या कहा जाता है, सदिशों का वियोजन कहा जाता है। क्यों पढ़ते हैं वियोजन? जैसे मैं मान लो बोर्ड पे यहाँ पे ऐसे लगा दिया, फोर्स ऐसे लगा दिया, क्या बोर्ड पे बस यहीं फोर्स लगा है? पूरे बोर्ड पे होगा तनाव, कुछ ना कुछ फोर्स क्रिएट होगा ना। अब कहाँ, अब इस बल से 10 डिग्री पे कितना है, 20 डिग्री पे कितना है, भाई देखेंगे ना, बोर्ड में चल करके देखेंगे तो हर जगह एक जैसा प्रभाव नहीं होगा, कहीं ज़्यादा और कहीं क्या होगा, कम होगा। जो ज़्यादा और कम है उसका मान आप कैसे निकालोगे? जो विधि अपना करके निकालोगे उसी विधि का नाम क्या है, सदिशों का वियोजन है। एक विधि होती है कि किसी भी दिशा में निकाल लो, और एक विधि होती है आयताकार वियोजन। क्या होता है? आयताकार वियोजन। आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन होंगे सब के सब आयताकार वाले हैं। कौन से हैं? आयताकार वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समझ में आ गया ना? आ गया कि नहीं समझ में? सदिशों का वियोजन कोई पूछेगा तो क्या है, पहली बात तो आता नहीं सदिशों का वियोजन क्या है। आप कॉन्सेप्ट बना करके रखो, सीधे न्यूमेरिकल में यूज होता है। ये कहाँ? न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट सब यूज होगा। एग्जाम में सदिशों का वियोजन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना। सीधा आप ट्रिक समझेंगे, फार्मूला भी समझेंगे, उसी फार्मूले को लगाते चले जाएंगे और उससे आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, उसमें उसका यूज है। चलो देखो,
थोड़ा सा लिखिए, यदि किसी पिंड पर यदि किसी पिंड यानी ऑब्जेक्ट पर यदि किसी पिंड पर एक मिनट, यदि किसी पिंड पर कोई एक सदिश कार्य कर रहा है, यदि किसी पिंड पर कोई एक सदिश कार्य कर रहा है, तब इस सदिश से विभिन्न दिशाओं में ऐसे घटक ज्ञात किए जाएं जिनका सम्मिलित प्रभाव वही हो, जो कि अकेले इस सदिश का है। तो इस क्रिया को ही सदिशों का वियोजन कहते हैं। अब देखो, सदिशों के वियोजन में एक आपका फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, समझ रहे हैं ना। उस फार्मूले से आपका पूरा का पूरा मतलब कि एक जनरल फार्मूला वो है, उससे आपका आयताकार भी हो जाएगा और सब फार्मूले क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। देखो कैसे करना है। जैसे देखो, एक यहाँ पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पर एक वेक्टर काम कर रहा है। अब चाहे बल ले लें, फोर्स ले लें, और चाहे हम आर मान के कर लें, आर है, ठीक। इस सदिश आर का प्रभाव हमें कितने एंगल पे निकालना है, अल्फा। कितने पर, नहीं समझे, मैं अभी बताया कि जब भी आप किसी पिंड पे कोई बल लगा देते हो तो उस बल का प्रभाव पूरे पिंड पे फैल जाता है, और अलग अलग एंगल पे आप देखेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मान लो वो एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, उस पर मैं क्या किया हूँ, एक फोर्स आर लगा दिया हूँ, या कल कोई सदिश आर लगा हुआ है। अब इस सदिश का इसी सदिश से अल्फा कोण पर, कितने कोण पर, अल्फा कोण पर, और इसी सदिश का दूसरी दिशा में बीटा कोण पर, किस कोण पर, बीटा कोण पर घटक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कंपोनेंट यानी घटक, यानी इस आर का प्रभाव अल्फा कोण पर कितना होगा, इस आर का प्रभाव बीटा कोण पे, और दोनों एंगल में अगर प्रभाव निकाल लोगे तो आर हट जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है स्प्लिटेशन मतलब यानी वियोजन मतलब क्या होता है कि किसी एक सदिश को दो या दो से अधिक ऐसे घटकों में तोड़ दो जिनका सम्मिलित प्रभाव वही हो जो कि अकेले इस सदिश का है। आया ना। तो कैसे करोगे, देखो इसके लिए क्या नियम है। सबसे पहले जो आप पढ़े हैं समांतर चतुर्भुज का नियम, वही इसमें लगेगा। और समांतर चतुर्भुज कैसे बनेगा बताओ, फिगर देख ही रहे हो। चलो,
ये सदिश आपका क्या है, आर है, और इस सदिश आर का अल्फा और बीटा कोण पे हमें क्या करना है, घटक ज्ञात करना है। तो सदिश आर के सिरे से हम क्या करें, इसके समांतर और यहाँ से इसके समांतर ऐसे खींच देंगे। अब ये बताओ समांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, बोलो। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तो ये अल्फा ये बीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, होगा कि नहीं, बोलो। तो यहाँ ओ मान लिया, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। टारगेट हम लोगों का क्या है, वेक्टर ओ ए निकालना और वेक्टर ओ सी निकालना। क्या निकालना है, ओ ए और ओ सी, जबकि इसके पहले क्या था, ओ ए और ओ सी पता रहता था, आर निकालते थे। क्या निकालते थे, आर। अब आपको रिजल्टेंट आर दिया है, उसका विभिन्न दिशाओं में क्या निकालना है, कंपोनेंट। क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना, घटक कहते हैं उसको। चलिए, एक नियम है जिसे त्रिभुज का ज्या नियम कहते हैं। क्या नियम कहते हैं, साइन रूल। क्या होता है साइन रूल, जरा देखना। कोई भी त्रिभुज हो, ए बी सी, एक ट्रायंगल हो गया ना, उस ट्रायंगल में एंगल ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए मानोगे। क्या मानोगे, स्मॉल ए। बना लिए नियम, मानने का एक तरीका, घबराना नहीं है। एंगल बी के सामने की भुजा को क्या मानोगे, स्मॉल बी। एंगल सी के सामने वाली साइड को क्या मानोगे, स्मॉल सी। ठीक है, तो साइन रूल क्या कहता है, कोण की जा, यानी एंगल का साइन, कोण की जा और सामने वाली भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। मतलब कोण की जा मतलब, जैसे कोण ए ले लिए तो इसका जा मतलब साइन ए, और उस कोण के सामने की भुजा अपोजिट साइड इसकी क्या है, ए। फिर ये ले लो साइन बी, फिर इसके सामने की भुजा क्या है, बी। फिर एंगल सी ले लो। अब ये समझ में आया, इसे क्या कहा जाता है, साइन रूल। पहले 11th की ट्रिग्नोमेट्री में ये था, अब निकल गया है। बहुत कुछ निकाल दिए ये लोग, परंतु जो चीज़ें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती हैं अभी थोड़ा थोड़ा देखो आ जा रहा है। अब समझ में आया कि नहीं। तो साइन रूल क्या है, किसी भी त्रिभुज के कोण की जा तथा सम्मुख भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। यानी किसी भी एंगल का साइन और उसकी जो अपोजिट साइड होगी उसका रेशियो हमेशा क्या होगा, इक्वल रहेगा। क्लियर। अब देखो, इसी रूल को मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, अप्लाइड कर दे रहा हूँ, लगा दे रहा हूँ। कैसे, ओ ए को, जैसे हम लोग का टारगेट है ओ ए निकालना, ओ ए को चलो हम लोग मान लिए वेक्टर ए। क्या मान लिए, वेक्टर ए। और ओ सी को मैं क्या मान लिया, वेक्टर बी। क्यों, ताकि लिखने में हमें थोड़ी सी क्या रहे, सुविधा हो जाए। तो ये वेक्टर बी है, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, वेक्टर बी होगा, होगा ना। और मापांक देखेंगे तो मापांक क्या हो जाएगा, ए। मापांक देखेंगे, मॉड देखेंगे, ऐसे जहाँ मॉड की बात आएगी तो ए होगा, और इसके मॉड की वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगी, बी लिख लेंगे कि नहीं। अब लिखोगे ट्रायंगल किस में, ओ ए बी में। किस रूल से, साइन रूल से। चलो देखो, ये अल्फा है ना, है कि नहीं। इसके सामने की साइड क्या है, बी है, तो क्या लिखोगे, साइन अल्फा बाई, बोलो। ये बीटा है ना, इसके सामने का साइड क्या है, ए है, और ये एंगल क्या है, साइन माइनस अल्फा प्लस बीटा है, और इसके सामने का साइड क्या है, आर है। बोलो, समझ में आ गया। क्या टारगेट है, ए निकालना और बी निकालना, यही टारगेट है ना। चलो तो लिखो, जब साइन अल्फा बाई, इसे क्या लिखेंगे, बी। क्या लिखेंगे, बी बराबर, इसके कर लो। क्यों इसके बराबर कर रहे हैं, क्योंकि आर मुझे पता रहेगा ना, वेक्टर आर तो दिया रहेगा कि नहीं, इसी का घटक निकालेंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा अपान में कितना, आर। तो देखो बी की वैल्यू नहीं आ गया, बोलो जी, बी की वैल्यू कितना आएगा, आर
साइन अल्फा अपान में साइन कितना अल्फा प्लस बीटा, ये किसकी वैल्यू हो गई बी। देखो इसका मल्टीप्लाई हो गया आर साइन अल्फा, और ये कहाँ चला है नीचे चला है। देखो बी पता चल गया कि नहीं। अब कहेंगे कैसे पता चल गया, अरे भाई आपको क्वेश्चन में क्या पता रहेगा, आर पता रहेगा और कितने डिग्री पर निकालना है वो पता रहेगा। देखो आर है और अल्फा बीटा डिग्री है, रखोगे धड़ाम से बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, जब ये वाला इसके बराबर करो, बोलो आ रहा नहीं समझ में, साइन बीटा बाई क्या ए इक्वल्स टू क्या साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा अपान में आर, ए की वैल्यू क्या आ गया आर साइन बीटा अपान में साइन, आ गया ना घटक, बोलो। अब लगता बड़ा आसान है। अब फार्मूला जब लगाओगे तो चौपट कर दोगे। क्या चौपट होता है, देखो ए कहाँ है नीचे, ये तो फिक्स में कर दिया, ये हमेशा नीचे रहता है ना, नहीं ए नीचे ही था ना, वो रिजोल्यूशन में क्या था, ए नीचे था, बी कहाँ था ऊपर था ना, ए नीचे है। अल्फा किसके साथ बनाया गया कोण है ए के साथ, बीटा किसके साथ बनाया गया कोण है बी के साथ। ए बराबर क्या आ गया आर साइन बीटा अपान में साइन अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान से देखो ए आपका ये है ना, देखो जो मैं ट्रिक बता रहा हूं समझो, ए ये है आर साइन बीटा, तो देखो जब आप ए लोगे तो घटक में ए वाला एंगल मत लेना, ए वाला एंगल अल्फा है ना, कौन सा लोगे ऊपर वाला एंगल, और अपान में साइन, दोनों एंगल जोड़ लो, दोनों एंगल जोड़ लो मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब समझ में आया, जब बी आप लेंगे तो बी यहाँ है, उसके साथ लगा हुआ कोण क्या है बीटा, क्या लगा हुआ है बीटा, तो उसे छोड़ो तो क्या लोगे अल्फा, बी साइन अल्फा यानी आर साइन अल्फा अपान में साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलिए अभी रुक जाइए, अभी कुछ मत आप करिए। सबसे पहले एक मैं क्वेश्चन बनाऊँ, कहूँ देखो ये कितना है 50 न्यूटन, कितना है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का घटक 30 डिग्री और 60 डिग्री पे आपको निकालना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री पे इसका कंपोनेंट निकालना है। अब कहोगे सर हमें फार्मूला तो याद है, ए बराबर आर साइन अल्फा अपान में साइन अल्फा प्लस बीटा, मगर ये नहीं पता है कि अल्फा कौन सा होता है और बीटा कौन सा होता है। मामला फंस गया। अल्फा बीटा अगर आप नहीं याद रखेंगे कौन किसके साथ एंगल है तो फंसेगा ना। मैं ट्रिक क्या बोला हूँ, क्या निकालना चाह रहे हो तुम, इसे ए मानो, इसे क्या ट्रिक है, ए बराबर जो है साइन, इसे छोड़ के अगला वाला अपान में साइन, दोनों नहीं समझ में। बी बराबर क्या करोगे, बी बराबर के लिए बताओ, बी इक्वल्स टू निकालना है तो ये वाला छोड़, ये वाला एंगल छोड़ दो, क्या हो जाएगा 50 साइन 30 अपान में पूरा साइन। अब समझ आएगा नहीं ट्रिक, तो क्वेश्चन तो इस ट्रिक से सॉल्व होगा। अब डायरेक्ट मैं ये ट्रिक बता देता, इतना वंडर करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, फिर आपको आएगा कैसे, ये चीज़ें आई कहाँ से हैं, ये भी जानना जरूरी है। ये एग्जाम में नहीं आएगा ये भी जानना जरूरी है, कि तुम घर पे परेशान हो जाओ कि सर जी ये आ जाएगा, रे ये आ गया, तो यह एकदम 100% नहीं आएगा। बस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कर रहा हूँ आएगा वही आएगा, वही पढ़ना बस। मगर आपको देखना सब है, जानना सब कुछ है, तैयार वो करना जो एग्जाम में आता है। बाकी जो एग्जाम में नहीं आते हैं वो ट्रिक से तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे, ट्रिक से, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व होते चले जाएं। आपको यही थोड़ी नहीं पढ़ना 11 का, ये सब ट्रिक आप समझे रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कहीं का रहेगा धड़ाम से लगाते चले जाएंगे। और आपके बुक में तो दिया भी नहीं है, ये आपके बुक में डायरेक्ट आयताकार वियोजन दिया है। इसी फार्मूले से भी मैं आयताकार वियोजन का बैंड बजा दूंगा, देख लेना। जो ये आप पढ़ रहे हो ना, आपके बुक में आयताकार वियोजन इतना कर रहा है, बस इसी में कंडीशन रखूंगा तुरंत आ जाएगा। जो एक बार बोला था सटा का सटा साइन वाली बात, वही आयताकार वियोजन है। पहले ये क्लियर है, सदिशों का वियोजन किसी भी दिशा में, क्या पढ़े, सदिशों का वियोजन किसी भी दिशा में। आप कह दीजिए अल्फा बीटा, मुझे एंगल दे दीजिए, जो सदिश का घटक निकालना आर दे दीजिए, हम इस फार्मूले से उसका घटक प्रभाव निकालते चले जाएंगे, किस दिशा में कितना प्रभाव है। मतलब तुम्हारे बाल को अगर खींचा गया है तो जो, अब भाई बाल तो हर जगह खैर होगा, एक बाल को अगर सोचो, वो बाल आपका पॉइंट हो गया, उस पॉइंट से 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री पे जो भी चमड़ियाँ होंगी उन पर कितना तनाव है, हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं।
नहीं समझ आया, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? फार्मूला क्लियर हो गया एकदम? हाँ, क्या कर रहे हो पीयूष? अरे कैसे निकलेगा? एक बाल पकड़े तुम कितने न्यूटन से खींच रहे हो बता देना मुझको। ये पॉइंट हो गया। अब उस पॉइंट से कितने डिग्री पर? 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे चलोगे ना, एंगल बनेगा कि नहीं? इसके साथ प्रभाव आता चला जाएगा। हाँ, जिसका बाद जैसे मेरा गायब हो रहा है धीरे धीरे, तो कोई बल नहीं लगेगा, ठीक है ना? कई लोग कहते हैं जिनका बाल गायब होता है बड़े भाग्यशाली होते हैं, मगर मेरा भाग्य उदय नहीं हो रहा है। चलो चलो चलो, लिखोगे इसमें? थोड़ा सा लिख लो, लिखो चित्र में, थोड़ा थ्योरी लिख करके फिर ये डेरिवेशन कर डालो। चित्र में एक सदिश R दर्शाया गया है। खींच लो, फोटो खींचना हो, मेरा नहीं इसका। चलिए अब यहाँ देखिए, इस फार्मूले को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको इशू नहीं करना है कि कैसे याद होगा। अच्छा, अभी ट्रिक भी बताया हूँ, अभी पूछता हूँ, देखता हूँ कितना दिमाग काम करता है किसका। देखना जरा। अब जैसे एक पॉइंट ले लिया, इधर इधर मैं ले लिया मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, ये किसी का वेग है, वेलोसिटी है। अब इस पॉइंट से ये कितना डिग्री? 30 डिग्री, और ये कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री, ठीक। अब इस 10 मीटर पर सेकेंड का कंपोनेंट आपको निकालना है 30 डिग्री और 45 डिग्री पर। अब समझा रहा क्वेश्चन ना? देखो मैं थोड़ा तिरछा जानबूझ के बनाया हूँ, क्योंकि तिरछा आता ही है। आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाओ, जा करके गेट दीवार से टकरा देगा वो। तो आपको क्या करना है? तो लड़के फिगर याद करके जाते हैं कि ऐसे रहेगा, ऐसा वैसा फिगर ही नहीं आएगा। ट्रिक से बताओ, अगर मैं इधर की तरफ वेक्टर ए मान लिया और ये वाला वेक्टर बी मान लिया, इसका मॉड आपको बताना है। क्या बताना है? मॉड मतलब ए और बी की वैल्यू बताना है। फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा? चलो बताया इसी, अभी मैं बताया था। ए निकालने का ट्रिक क्या बताया था? क्या था? अब फिर देखो नहीं समझ में आ रहा। जो सदिश है वो लो, 10 है ना, फिर कौन सा एंगल? इसका 30 है, तो ये अपान में साइन पूरा एंगल 30 + 45। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। मान लो v निकालना है, तो अब ये बताएगी, क्या नाम है? शिक्षा। हाँ बताओ, b की वैल्यू बताओ। हाँ क्या हो जाएगा? 10, हाँ 10 × sin 30, क्योंकि b ले रहे हैं तो 45 इससे लगा है। अपान में क्या हो जाएगा? साइन 30 + 45। नहीं कर लोगे? अच्छा कर लेंगे। ये वैल्यू, अब ये घबरा मत जाना कि वैल्यू हमें नहीं पता है, ऐसा वो देता है ना कि आपको सब वैल्यू पता रहेगा। अभी तो हम लोग ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि निकालेंगे कैसे। इसे x मान लिया, इसे y, और इसे, और यहाँ का एंगल 70 डिग्री है। रोहित यादव तुम बताओ y की वैल्यू क्या होगा? ये x है, ये आपका रिजल्टेंट है, ये r। अच्छा चलो कर लें, रिजल्टेंट r हो गया। अब r के फॉर्म में y और z की वैल्यू आपको बताना है, घटक। y बराबर क्या लिखोगे? r और, हाँ r साइन 70 अपान में साइन पूरा एंगल 70 + 40 हो गया। आया ना? आशा करें कि अब समझ में आ गया। अब चलिए अगला टॉपिक तब लिखिए, आयताकार वियोजन। ये आपके सिलेबस में ज़्यादातर आता है। लिखिए सदिशों का आयताकार वियोजन। सदिशों का आयताकार वियोजन।
सदिशों का आयताकार वियोजन। देखो, सदिशों का आयताकार वियोजन अगर आपको करना है, नहीं, वो क्या था, सदिश का किसी भी दिशा में वियोजन था। अच्छा, जो ये लिखे हैं नहीं दिख रहा है। अब ऐसे कंडीशन में देखना कि अभी आप जस्ट पीछे की जो आप पढ़े अभी, वो क्या था, सदिश का किसी भी दिशा में वियोजन था ना। ये क्या है, सदिश का वियोजन ऐसी दो दिशाओं में करो कि दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत रहें। नहीं समझे? अब जो वेक्टर आर है उसका घटक एक आप निकाल लो ए, दूसरा घटक ए के लंबवत ही निकालना। क्या समझे? तो आयत नहीं बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ये आयत बनना ही बनना है इसको। इसलिए इसका नाम क्या है, आयताकार वियोजन। इसका नाम क्या हो जाता है, आयताकार वियोजन हो जाता है। समझ में आया? जब किसी भी सदिश के दो ऐसे घटक निकाले जाएं जो कि एक दूसरे के क्या हों, लंबवत हों, तो ऐसे वियोजन को क्या कहा जाता है, आयताकार वियोजन कहा जाता है। समझ में आया? अब देखो, ये वेक्टर आर हो गया, ये एंगल आप क्या मान लो, थीटा। अब मैं अल्फा नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि आपके बुक में क्या माना है, थीटा माना। समझ रहे हैं ना, बुक में थीटा मान के किया होगा, इस वजह से अल्फा बीटा वो वहाँ में किया, अल्फा यहाँ भी मान लूँगा, फिर आप कभी बुक पढ़ोगे तो घबरा जाओगे क्या है, इसलिए कुछ कोई बात नहीं, अल्फा की जगह में क्या रख लिया, थीटा रख लिया। अब ये बताओ, अगर ये थीटा है तो ऊपर कौन सा एंगल होता था, बीटा, याद है ना, बीटा होता था। तो बीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अपना नॉर्मल सा फार्मूला ए बराबर या वेक्टर ए का मॉड बराबर क्या था, आर लेंगे, एक मिनट पहले साइन, पहले आर लेंगे, फिर इसके साथ कौन सा एंगल लेंगे, साइन लेंगे, और ऊपर वाला एंगल लेंगे ना, क्योंकि ये निकाल रहे हो, बोलो, अपान में साइन पूरा एंगल जोड़ लो भैया, 90 हो जाएगा। 90 माइनस थीटा प्लस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, 90। इसे जरा तुम सॉल्व करो, साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला cos थीटा, क्या हो गया, cos थीटा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। देखो आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू। किसकी वैल्यू, क्या ट्रिक था, b ये है, ये वाला, यानी क्या लेंगे, r साइन थीटा, ये वाला एंगल, अपान में टोटल एंगल साइन 90, फिर ये आ गया r साइन थीटा, आ गया, बोलो, आ गया ना। यानी आयताकार वियोजन में वो साइन अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, ताम झाम सब क्या हुआ, समाप्त। और आयताकार वियोजन ही आएगा, आयताकार वियोजन ही आएगा। अब देखो इसे कैसे याद किया जाता है, ध्यान समझना, जिधर थीटा लगा है, जिधर थीटा लगा है उस सदिश के साथ क्या आया है, कास। थीटा वाले के साथ क्या लगा है, ए, और ए का क्या आया है, कास। और जिधर थीटा नहीं लगा, यानी जो थीटा से दूर है, उसके साथ क्या आया है, साइन। तो इसी को बताया जाता है सटा हुआ कास हटा हुआ साइन, सटा कास हटा साइन। नहीं समझे, सटा कास हटा साइन का मतलब क्या हुआ। अब देखो, इतना बवाल आपको नहीं करना है, देखिए कैसे करेंगे। ये इधर है, मैं यहाँ पे थीटा ले लिया, इसके लंबवत इधर ले लिया, समझ में आया। अब तुम्हें 10 न्यूटन का क्या करना है, कंपोनेंट निकालना है। कौन सा, रेक्टेंगुलर, कौन सा, रेक्टेंगुलर, आयताकार। तो यहाँ थीटा लगा है ना, तो इसके साथ जो ये घटक होगा वो क्या होगा, 10 कास थीटा, और इससे दूर वाला ये वाला क्या होगा, 10 साइन थीटा। कहानी खत्म। तो सटा कास हटा साइन, अगर यही थीटा यहाँ हो जाता तो ये वाला 10 कास थीटा और ये वाला 10 साइन थीटा हो जाता। नहीं समझ में, यही आपका सिंपल सा क्या है, आयताकार वियोजन। तो मेन क्या था, वो किसी भी दिशा वाला है, वो तो सबसे मेन है। और आयताकार वियोजन उसी का क्या है,
छोटा सा कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, तो वो आयताकार वियोजन हो गया। ऐसे कंडीशन में छठा का छठा साइन, बाकी और कोई कंडीशन है तो जो आपको ट्रिक बताए हैं, आर साइन अल्फा अपान में साइन अल्फा प्लस बीटा, या आर साइन बीटा अपान में साइन अल्फा प्लस बीटा। नहीं समझ में आ गया ना? हाँ, अभी तो मुस्कुरा रहे हो सुन के, छठा का छठा साइन, लड़के मुस्कुराते हैं हम लोग क्लास में जब बताते हैं, बड़ा आनंद उनको आता है। मगर यही आनंद आप न्यूमेरिकल में भी ले लेंगे। वहाँ ऐसे देखो क्या होता है, कहेगा बारिश हो रहा है, देखो ऐसे, और साइकिल बारिश की दिशा से 30 डिग्री पर चल रही है। ये 10 मीटर पर सेकेंड से बारिश है, या जो भी कह लो, वेग हो गया। अब 30 डिग्री पर ये है। अब वो कह देगा कि चलिए दोनों लंबवत घटक आप निकालो। तुम क्या करोगे, या तो समांतर, जिसका बढ़िया भाई देखो समांतर चतुर्भुज बना के करो, सबसे बेस्ट है, मगर उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये बना कैसे बनाओगे समांतर चतुर्भुज, देखो पहले इसे और बढ़ाओगे, फिर भाई यहाँ से इसके समांतर ना ऐसे खींचोगे, फिर यहाँ से इसके समांतर खींचोगे, बन गया कि नहीं? तो कहानी सब कुछ वही है। फिर अगर ये 30 है तो इधर कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पर भी कितना 60, फिर साइन रूल लगाओ 90, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं? देखो साइन रूल लगा के करोगे बहुत बड़ा बवंडर होगा। तब से एक लड़का समझ करके रखा है कि हमारे गुरुजी बताए हैं, क्या बताए हैं, जेहर सटावा तो उधर क्या हो जाएगा 10 काश 30 होगा, और इससे दूर वाला कौन सा, जो उसी पे लंबवत हो भैया। दूर वाला एक तो इधर से 45 डिग्री है, तो मत कह दे कि हमारे गुरुजी बता रहे हैं दूर वाला साइन होता है, नहीं 45 वाला नहीं, जो उस सदिश पे लंबवत होगा वो दूर वाला होगा 10 साइन 30। अब समझ आ गया? क्लियर? अब इसे लिखिए आयताकार वियोजन में, जब किसी सदिश के दो ऐसे घटक ज्ञात किए जाएं